ठीक है बच्चों, तो अपन लोग पीरियडिक टेबल में एटॉमिक साइजेस पर पहुंच गए थे और मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन का। ये होमवर्क था और हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस आप लोग लिख रहे थे। तो मैंने कहा था कि ये अपन लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी आज पढ़ेंगे। तो पहले अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव कैलकुलेशंस कर लेते हैं, फिर अपन वापस कोवेलेंट रेडियस पे आ जाएंगे। राइट, चलो तो कैलकुलेट कर लिए क्या सब लोगों ने? मैंने 10 दिए थे कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ये 4 हमने कर लिए थे। तो आगे डिस्कस करें। फिफ्थ वाज बोरॉन। तो लेट्स कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर बोरॉन। कितना आ रहा है बेटा? 3.5, 2.6, 1.3, 3.4, काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलो तो कैलकुलेट करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से ही। फिफ्थ वाज फॉर बोरॉन। फिफ्थ वाज बोरॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन Z कितना है बेटा? इसका Z इज 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1, है ना। इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n इज 2, और n-1 जो है वो 1 हो जाएगा, दिस इज n-1। और टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं अपन, तो ये एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हट गया। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए जब आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो n इक्वल टू 2 में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। n इक्वल टू 2 में टोटल 3 थे, 2 और 1 3, जिसमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हटा दें तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 2 का कंट्रीब्यूशन कितना लेना होता है? अगर आउटर मोस्ट शेल में ns या np में इलेक्ट्रॉन होता है तो कितना कंट्रीब्यूशन लेते हैं? टेबल में लिखा था अपन ने 0.3585। मिक्स मिक्स आंसर दे रहे हो। 0.35 लेंगे, बिल्कुल 0.35 आउटर मोस्ट शेल का, प्लस n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n-1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इनका कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं अपन? n-1 पे कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं? 0.85। बेटा राम, तुमको कितनी बार बताऊंगा मैं कि n इक्वल टू 1 का 0.3 सिर्फ तब लेना है जब n 1 हो, आउटर मोस्ट शेल ही 1 हो जाए, तब उसको 0.3 लेना है, वरना आपको 0.3 नहीं लेना है। ठीक है, ऑल राइट। ये वैल्यू कितनी आती है सिग्मा की, जल्दी बताओ। सिग्मा कम्स आउट टू बी हाउ मच, कैलकुलेट करके? कितना? 2.4। तो देयरफॉर z इफेक्टिव इज z माइनस सिग्मा, वैल्यू रख देते हैं 5 माइनस 2.4, तो कितनी आएगी वैल्यू? दिस विल बी 2.6। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस में दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारा सिग्मा का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जेड इफेक्टिव तो हो ही जाएगा। अगर आपने सिग्मा सही निकाला तो जेड इफेक्टिव आ ही जाएगा। हाँ, 0.85 है यहाँ पे, 0.85 यहाँ पे 0.35, बिल्कुल ठीक। आओ अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे कैलकुलेशंस, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो दिया था मैंने, दैट वाज कार्बन। जेड की वैल्यू 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2। क्या कोई मुझे डायरेक्ट सिग्मा बता सकता है? क्या लिख दूं मैं? 2.75। ये डायरेक्ट कैसे बताओगे? कोई मतलब बिना कैलकुलेट करे, अगर आपने ये कैलकुलेट कर रखा है तो कैसे डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो यहाँ पे सिग्मा? प्लस 0.35, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी समझ लो बच्चों, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में 2p2 की जगह 2p1 था, तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है, सुन लेना इस बात को ध्यान से, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है तो n-1 तो यही रहने वाला है। यहां पर 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो सिर्फ 0.35 का फर्क पड़ेगा ना, सिर्फ एक ही 0.35 एक्स्ट्रा रहेगा।
तो पिछले वाले में अगर मैं 0.35 ऐड कर दूं तो 2.75 मिल जाएगा। मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, बट डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जेड इफेक्टिव आएगा वो आ जाएगा 6 माइनस 2.75। कितना आएगा ये? 3.25, बिल्कुल 3.25। मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूं। n हमारा हो गया 2, n-1 हो गया 1, n में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स n में। तो सिग्मा जब लिखेंगे तो n में 3 इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन 0.35, प्लस n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन 0.85, ये आएगा। तो उसकी वैल्यू 2.75 आ जाएगी। राइट, नोट कर लिया? मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? गुड 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 गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन। 7th इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। इसका सिग्मा मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, 0.35 ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली, या चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कोई कहेगा कि सर ये वाला नहीं समझ में आया था, कैसे आया। प्लस यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0.35, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3.1। वेरी गुड, 3.1 सिग्मा है। देयरफॉर जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3.1 is how much? 3.9। very good, 3.9 is z effective for nitrogen। अपने अपने आंसर्स चेक करते चलना बच्चों, आप लोगों ने जो जो लिखे हैं वो सही हैं या नहीं है। फिर 7th के बाद 8th कौन सा दिया था? ऑक्सीजन दिया था। 8th was oxygen, atomic number 8, 1s2 2s2 2p4, sigma is 2 into 0.85 प्लस 5 इंटू 0.35। इसके सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 3.45। बिल्कुल, वेरी गुड। देयरफॉर जेड इफेक्टिव इज 8 माइनस 3.45, या जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना लिख दूं? 4.55 या 4.65? 55 या 65, क्योंकि दोनों आंसर आ रहे हैं मेरे पास। गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। 65 प्लस 45 तो 10 हो जाएगा ना। दिस विल बी 4.55। ओके रूपाली, क्या मैसेज कर रहे हो बेटा आप? सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, n-1 कैसे ले रहे हैं और n कैसे? मैंने पिछले लेक्चर्स में भी पूछा था मगर कोई रिस्पांस नहीं था। अरे रे, मैंने जवाब नहीं दिया तुमको? कैसी बात कर रहे हो यार, तो समझा तो रहा हूं मैं। ये तो इल्जाम लग गया है मेरे ऊपर। हाँ भाई लिख लो, तो समझाना पड़ेगा। लिख लिया क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा तो मजाक भी करना पड़ता है ना। लिख लिया लिख लिया, मैं बता दूं फटाफट n और n-1 कैसे आ रहे हैं। लिख लिया? हाँ हाँ, ये बात तो है वैभव यार, बहुत सारे मैसेज होते हैं, अब एक आध मिस हो जाता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 जगह देखना पड़ता ना आपको, स्क्रीन को और आपके मैसेजेस को। चलो चलो खैर, देख लिया मैंने रूपाली बेटा, मैं बता देता हूँ, सुन लो सुन लो। एन इज बेसिकली आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर का शेल होगा वो एन हो जाएगा। तो अब जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन लोगों ने, है ना, किसी का भी, मैं एक एग्जांपल आपको रैंडम ले देता हूँ। लेट्स से जिंक की बात कर देते हैं ना। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो बच्चों इसमें n क्या होगा? इसमें n क्या होगा? 4 होगा, है ना भाई? जो सबसे बड़ा शेल है वो 4 हो गया। तो इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे ढंग से n(n-1) के हिसाब से, तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1s2, 2s2, 2p6, इसको एक साथ लिख लो, 3s2, 3p6, 3d10, इसको एक साथ लिख लो, और 4s2। तो ये तो हो गया तुम्हारा n। उससे एक छोटा, 4 से एक छोटा क्या होता है? 3। तो ये हो गया n-1। ये क्या हो गया? n-2। और अपन ने जहां टेबल बनाई है उसमें n-2 और उसके नीचे सबको एक साथ लिखा है। तो n-2 के पीछे जितने भी हैं छोटे, उन सबको इकट्ठा इंक्लूड कर लो। तो n-2 एंड लोअर, ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आउटर मोस्ट शेल को n लेना है, उससे एक छोटा शेल n-1, और उससे नीचे जितने भी हैं वो n-2 और लोअर में सारे आ जाएंगे। ठीक, अब तो दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है यार, सही बात है। चलो, तो हम ऑक्सीजन के बाद किसकी बात कर रहे थे? कौन सा कैलकुलेट करने के लिए बोला था मैंने ऑक्सीजन के बाद? इट्स ओके रूपाली बेटा, थैंक यू। सोडियम, सोडियम। हाँ भाई बताओ। सोडियम के लिए अब थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। कि सोडियम अपन ने कैलकुलेट नहीं किया था कि लास्ट क्लास में? नहीं किया था? चलो तो अभी कर लेते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें n कौन सा शेल होगा? n जो है शेल नंबर 3, बिल्कुल, दिस इज n। तो n-1 सेकेंड शेल हो गया, और n-2 जो है वो फर्स्ट शेल हो गया। तो सिग्मा लिख देते हैं। n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लेना होता है ना? इतना ही लेना होता है ना? देखो टेबल में लिखवाया था। फिर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं? 8। और n-1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेना है? 0.85। वेरी गुड। अच्छा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी तो था भाई। ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटना है यहाँ से। टेस्ट इलेक्ट्रॉन हट गया। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटने के बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। वेरी गुड। 0 × 0.35 कितनी आती है भाई सिग्मा की वैल्यू? जरा कोई बताएगा? कैलकुलेट करी होगी किसी ने ईमानदारी से तो। 8.8। वेरी गुड। 8.8 सिग्मा की वैल्यू आ गई। इसलिए जेड इफेक्टिव जो है हो जाएगा 11 - 8.8। कितना आता है ये? 11 - 8.8 इज 2.2। वेरी गुड, दिस इज 2.2। गुड, गुड, गुड। अब बच रहा है पोटेशियम, 10th। इसको कैलकुलेट किया था क्या अपन ने लास्ट क्लास में? ये कर लिया था, हाँ ये कर लिया था। कितनी आई थी वैल्यू पोटेशियम की? देखें जरा ऊपर। पोटेशियम की वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी? सिग्मा की निकाली थी यार, जेड इफेक्टिव नहीं निकाला था। बट अगर सिग्मा निकाल लिया तो जेड इफेक्टिव तो बता ही सकते हो डायरेक्ट। चलो इसको यूज कर लेंगे। सिग्मा अपन ने निकाला था 16.8, ठीक है? तो 16.8 निकाल लिया था। अब इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, डायरेक्ट लिख दूं आंसर? लिख दूं ना? हाँ। तो सिग्मा इज इक्वल टू 16.8, जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा इज 19 - 16.8। कितनी आ रही है बच्चों जेड इफेक्टिव की वैल्यू? 2.2। यही कहा था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि थोड़ा सा आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि डाउन द ग्रुप जाते वक्त एक दो को छोड़ दें। जैसे लिथियम से सोडियम में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन सोडियम से नीचे किसी को भी कैलकुलेट कर लो आप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, किसी को भी कैलकुलेट करो, सबकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.2। किसी की भी कैलकुलेट करो 2.2 ही आएगी। लिथियम की बस 1 पॉइंट कितनी आई थी अपनी? 1.3। तो इसलिए हमने लिखा था कि जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट। पहले वाले पीरियड्स, मतलब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में बस चेंज आता है, उसके नीचे सब कुछ कांस्टेंट रहता है।
ठीक है, so that's why we wrote the trend कि z effective is constant on moving down the group and on moving left to right it increases. तो वैल्यू दिख रही है ना, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सबकी बढ़ रही है, बोरॉन से कार्बन फिर नाइट्रोजन, वैल्यूज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बिल्कुल विभव बेटा, ऐसा सभी ग्रुप्स में होगा। डाउन द ग्रुप जाते जाते आपका जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहेगा, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त बढ़ेगा। एस और पी ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं नहीं राम बेटा, इट्स ऑल गुड। बेटा राज, हमेशा टेस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से होगा और उसमें भी आउटर मोस्ट सब शेल से होगा। जैसे एस और पी है तो आउटर मोस्ट सब शेल यानी पी वाले को टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेंगे अपन। ठीक है, एस और पी में तो पी वाले को टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लिथियम का अलग क्यों आता है? क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो दिक्कत क्या हो रही है। पेनल्टीमेट शेल पता है ना आपको क्या होता है? सेकंड लास्ट शेल। सोडियम के सेकंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है, पोटेशियम का भी पेनल्टीमेट देखोगे तो उसमें 8 आएंगे। लिथियम के पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए वो जेड इफेक्टिव अलग आता है क्योंकि सिग्मा अलग आ जाता है। तो लिथियम के साथ सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा अलग अलग आ रहा है। चलो, तो इंक्रीज सब में होगा, लेफ्ट टू राइट जब तक पीरियड में इंक्रीज होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसलिए हम आगे चल के देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जेड इफेक्टिव बच्चों याद है क्या समझाया था आपको? दिस इज दी नेट अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, समझाया था। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन को कंपेयर करने के काम आएगा जेड इफेक्टिव। तो पीरियड में अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा पकड़ के रखे न्यूक्लियस तो उसको खींचना मुश्किल है। इसलिए क्या होता है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? मेटल्स। देखो, अपन पीरियड टेबल देखते हैं फिर से एक बार, देखो जरा भाई, यहां पर जेड इफेक्टिव कम है और यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो अपन ने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, दीज लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली कम है। और ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा शो कर रहे हैं। तो अगर और भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें भी ज्यादा अट्रैक्शन रखेंगे, है ना। राइट। जेड इफेक्टिव का न्यूक्लियर चार्ज से क्या रिलेशन है बेटा? अपन ने लिखा तो है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो। जेड इफेक्टिव इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। और रूपाली बेटा n-2 से छोटा हुआ तो अपन ने रूल लिखा है ना, n-2 एंड लोअर, सब कुछ एक साथ, n-2 एंड लोअर। ये किया भी था अपन ने, देखो पोटेशियम में n-2 एंड लोअर आया था ना, सब कुछ एक साथ लिया था। 2 was n-2, वन was n-3। तो n-2 के बाद जितने भी नीचे आएंगे सब इकट्ठे लेने हैं, सब एक साथ लेने हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव अहेड। हम लोग एटॉमिक साइजेस पढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, जेड इफेक्टिव का हम फिर यूज करेंगे। बिल्कुल बार बार अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको सिर्फ ट्रेंड याद रखना है कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा, इतना। तो लास्ट लाइन अपन ने कोवेलेंट रेडियस लिखी थी, यहीं तक लिखा था सबने, तो अपन इसको समझना शुरू करें। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या है। मैंने आप लोगों को बोला था, किसी ने पढ़ा है एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत? डायग्राम्स बने हुए हैं एनसीईआरटी में बड़े अच्छे अच्छे। गुड गुड गुड। चलो तो अपने को वो चीजें समझनी है, एनसीईआरटी में काफी अच्छे डायग्राम्स दिए हुए रहते हैं, तो वो भी अपने को यूज करने हैं। तो अपन ने लिख लिया था कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि मतलब क्या है। तो हमारे पास मान लो एक एटम है ना, उसको हम सर्कुलर या स्फेरिकल मान लेते हैं। लेट्स टेक ए स्फेरिकल एटम। तो हमने मान लो एक एटम माना, ये हमारा एटम है ना, इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है हमारे पास, तो ये न्यूक्लियस है।
सेंटर पे नहीं, थोड़ा सेंटर पे कर देते हैं। अब एक और एटम है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, है ना। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है। ये कुछ ओवरलैपिंग हो गई, है ना। अब इसमें इन दोनों को जोड़ने वाली जो एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अगर बात करें, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में, इसको कहेंगे अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इसको एटम ए मान लें अगर, तो दिस इज ए सिंगल बॉन्ड ए। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं अपन। दिस इज ए सिंगल बॉन्ड ए। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मान रहे हैं हम कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो इस केस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, इसके डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी ए। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज, या उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं डी ए से। और इसका जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर हमको रेडियस चाहिए तो इसको आधा कर देते हैं, इसको हमने हाफ कह दिया, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ ए। दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ ए, या इसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस, क्योंकि हमने कोवलेंट मॉलिक्यूल में ये रेडियस डिफाइन किया है। तो यहां हम डिफाइन कर देते हैं कोवलेंट रेडियस इस तरीके से कुछ, इस डिस्टेंस का हाफ अगर ले लें हम, तो इसको हम कहेंगे आर ए और आर ए। और इसको हमने डिफाइन इस तरीके से कर रखा है कि डी ए बाय 2 इज आर ए। तो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज आर कोवलेंट रेडियस। इसको हमने नाम दे रखा है कोवलेंट रेडियस। मतलब समझ में आया? विवेक डिस्कनेक्ट हो गए थे? अरे अभी लिख लूं फटाफट, मैं बताता हूँ, फिर अभी समझाऊंगा और यूज करते हैं इसको। तो इफ एक्चुअल सिंगल आइटम ले सकते तो वो रेडियस बड़ी होती ना कोवलेंट रेडियस। बिल्कुल बेटा, अगर हम एक्चुअल सिंगल आइटम ले पाते तो उसकी रेडियस हम नाप पाते, अगर तो हम इसको रेडियस कहते। बट क्योंकि हम, हमारे पास एटम एक तो लेने का तरीका नहीं है, दूसरा उसको नापने का तरीका नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्टेंस नापने का तरीका है, हमको ये मिल जाता है। तो हमने रेडियस इसको इसकी मदद से डिफाइन कर रखा है कि भाई ये अगर चीज आपको पता है तो इसकी मदद से आप उसको डिफाइन कर दो। तो इस तरीके से अपन उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस छोटा आएगा अगर थियोरेटिकली बात करें कि अगर एक्चुअल रेडियस ये है आर, तो कोवलेंट रेडियस इस आर से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये सेम टाइप के एटम्स पे ही डिफाइन कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है कि हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ सेम एटम बॉन्ड होना चाहिए। अगर यहाँ ए बी होता तो फिर उस तरीके से अपन रेडियस नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि फिर ये डिस्टेंस बराबर नहीं बटेगा। अगर एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है, तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है वो यहाँ कहीं आएगा, तो उस केस में नहीं बता सकते अपन, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस बताने के लिए अपने को दोनों एक ही एटम चाहिए, जिससे कि जो ब्रेक हो वो एग्जैक्ट मिड में आए। हाफ शुड बी इन मिडिल ऑफ दीज टू। जल्दी से बना लो, लिख लो, एक छोटा सा सिंपल सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर अपन, और लिख लो तो मुझे बता देना कि लिख लिया। हर्ष, दो से ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर तीन भी जुड़े हैं मान लो, तो हमको तो दो से मतलब है, इन दो के हाफ डिस्टेंस का हाफ, उसको हम कोवलेंट रेडियस कहेंगे। ऑब्वियसली हिमांशी बेटा, ये एग्जैक्ट रेडियस नहीं होती है, एग्जैक्ट रेडियस अपने को मिल भी नहीं पाती है एक्चुअली। ये मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हमारे पास क्योंकि कोई तरीका नहीं है एग्जैक्ट रेडियस निकालने का, नापने का, क्योंकि इतने छोटे एटम्स होते हैं कि दिखते नहीं है, उतनी छोटी स्केल भी नहीं है, तो हम लोगों ने रेडियस को अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है अपना काम करने के लिए।
हाँ मन बेटा, दोनों की यार सेम आएगी, दोनों सेम एटम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, इस टाइप के बॉन्ड की बात हो रही है। जल्दी से बना लो और बन जाए तो मुझे बताओ कि हो गया। ये बेटा भी सवाल अपन करेंगे। एक्चुअली होगा क्या, आपसे ट्रेंड्स पे सवाल आते हैं, मतलब पीरियडिक जब पढ़ोगे ना आप, तो क्वेश्चंस विल बी ऑन ट्रेंड्स कि भाई रेडियसेस अभी करते हैं अपन क्वेश्चन, चिंता मत करो। कैलकुलेशन के कम आते हैं, बट कैलकुलेशन के भी कर लेते हैं। लिख लिया क्या? जल्दी बताओ, काम की बात पे आएंगे तब ज्यादा सवाल करेंगे। अभी मतलब ये तो सिर्फ आपको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई रेडियस किस किस टाइप से डिफाइन होता है, फिर अपन कैलकुलेशन या कंपैरिजन पे आएंगे, उस पर सवाल आएंगे। ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि रेडियस से डिफाइन करा हुआ है। ओके, एक छोटा सा सवाल कैलकुलेशन बेस्ड है इसमें, बहुत ही सिंपल है। लिखो, इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड द कार्बन कार्बन bond length is found to be 154 picometers, full stop. Then find the covalent radius of carbon in number one units of picometer and second units of angstrom। इन दोनों में आपको आंसर बताना है, बहुत ही सिंपल है। बताओ भाई, सवाल लिखो फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। तो पिकोमीटर के आंसर तो सबके आ जाएंगे सही, दिक्कत तो आनी है एंगस्ट्रॉम में। पिकोमीटर तो मैंने इसलिए दे दिया कि चलो एक आंसर तो तुम क्या कॉन्सेप्ट तो सही लगा लो, फिर कैलकुलेशन में क्या होता है वो देखना है। तो पहले का आंसर बता दूं क्या? So radius of carbon will be d of carbon carbon by 2, which will be 154 by 2 picometers, which will be 77 picometers। अभी एंगस्ट्रॉम में कितना आने वाला है ये बताओ तुम, तो ये काम की चीज है। 0.00077, 0.077, 7.7, 0.77, 0.0077, दिस इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। तो फर्क क्या हुआ भाई? 77 इंटू 10⁻−2 करना पड़ेगा ना यहाँ लाने के लिए। -15 तो फेम्टोमीटर होता है बेटा, फर्मी या फेम्टोमीटर होता है 15। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो, कॉन्सेप्ट आता था, वैल्यू निकालनी आती थी, लेकिन अगर सवाल में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया तो लोगों के मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं ना। 77 तो सबने बता दिया, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आई, और अगर ये आंसर गलत होता है तो पीरियडिक खराब नहीं है, पीरियडिक तो समझ में आ रहा है, गड़बड़ किस में हमारी? यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं। लोग कहते हैं कि सर ये तो आता था बट गड़बड़ हो गई, दिस इज सिली मिस्टेक, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, यही सीखना है हमको क्लास में कि आगे जाके गलतियां ना हो फिर हमसे। तो पहला रेडियस हमने पढ़ा था कोवलेंट रेडियस। सेकेंड रेडियस पे आते हैं बी, वैंडरवॉल्स रेडियस। बी वैंडरवॉल्स रेडियस। तो उसमें लिखो बच्चों, half of the distance between the nuclei of half of
the distance between the nuclei of two adjacent non-bonded atoms of two adjacent non-bonded atoms existing independently or belonging to two neighboring molecules in solid state। हाँ, इसको लिख लो, इसका मतलब भी मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है आप इसका। लिख लिया क्या सबने? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। ओके, तो चीजें जब नॉन बॉन्डेड हैं, नॉन बॉन्डेड मतलब उनमें ओवरलैप नहीं है, इसमें और इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर नॉट शेयरिंग एनी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस टाइप का केस होगा, जो जनरली जैसे नोबल गैसेस में हमको देखने को मिलता है, तो मैं हीलियम की जगह एक काम करता हूँ, इसको आर्गन ले लेता हूँ, क्योंकि हीलियम का सॉलिड बनाना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अपन आर्गन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज आर्गन। तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो नॉन बॉन्डेड स्टेट में न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस आ रहा है, उस डिस्टेंस का जो हाफ है, इसको हम कहेंगे वॉन डर वाल्स रेडियस। विल कॉल दिस एज वॉन डर वाल्स रेडियस। तो मैं इसको आर वी डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट मी रिप्रेजेंट दिस बाय आर वी डी डब्ल्यू, आर वी डी डब्ल्यू, वॉन डर वाल्स रेडियस। तो कंडीशन वही रहेगी, इसको मैं डी, एक काम करते हैं, डी ए ना कह के हम इसको कुछ और कह देते हैं। लेट्स कॉल दिस एज डी वी डी डब्ल्यू। वॉन्डरवॉल्स डिस्टेंस की बात करते हैं, उसको नाम तो नहीं कहेंगे वॉन्डरवॉल्स डिस्टेंस, नॉन बॉन्डेड डिस्टेंस कह देते हैं। तो उसको नाम भी बदल देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए जबरदस्ती में। डी एन बी कर देता हूं उसको, एन बी। तो यहां पर जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा डी अपॉन टू एज वॉन्डरवॉल्स रेडियस आर ऑफ वी डी डब्ल्यू। इसकी जरूरत क्या है डिफाइन करने की, या इसका मतलब क्या है, वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ केसेस में बॉन्ड्स बनते नहीं हैं या कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट की दो लेयर्स की बात करें तो वहां भी यही केस होता है कि उनमें आपस में बॉन्ड नहीं है। तो उस केस में जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसको अगर हाफ कर दोगे तो आपको दूसरे टाइप का रेडियस मिलेगा, जिसको हम कहेंगे वॉन्डरवॉल्स रेडियस। दिस इज नोन एज वैंडर वॉल्स रेडियस। कंडीशन सिर्फ इतनी है, जब ओवरलैप है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके डिस्टेंस से कोवेलेंट रेडियस आएगा। अगर बॉन्ड नहीं है तो जो डिस्टेंस से रेडियस आएगा वो वॉन डर वाल्स रेडियस आएगा। ये जनरली हम नोबल गैसेस के लिए यूज करते हैं,
दूसरों के भी वॉन डेर वाल्स रेडियस मेजर किए जा सकते हैं। कैसे मेजर किए जा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरों की कोवेलेंट वॉन डेर वाल्स रेडियस के लिए क्या होगा कि आपके पास मान लो एक एटम था, दूसरा एटम था और दोनों में ओवरलैप था। दिस वाज योर कंडीशन। और आपके पास एक और मॉलिक्यूल है बगल में। तो अब क्या है कि इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है आपस में। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस एटम एंड दिस एटम, राइट। इस एटम में और इस एटम में कोई बॉन्ड नहीं है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां का डिस्टेंस निकालोगे, उससे रेडियस निकालोगे तो कोवेलेंट रेडियस आएगा। लेकिन अगर मैं ये डिस्टेंस ना देखकर ये वाला डिस्टेंस देखूं, तो टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर, जिनमें आपस में बॉन्ड नहीं है, वो किसी और से बॉन्ड कर सकते हैं। विच माइट बी बॉन्डेड और इंडिपेंडेंट, वो अपने आप में किसी से जुड़े हुए हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों में आपस में अगर बॉन्ड नहीं है, तो इस डिस्टेंस का जो हाफ आएगा, इस डिस्टेंस का, इफ दिस इज योर डिस्टेंस डी, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस आएगा ये हो जाएगा वॉन डेर वाल्स रेडियस, आर वी डी डब्ल्यू। ठीक है। और इसमें अगर कोवलेंट बनाना हो, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड और रुक जाओ। इसमें अगर कोवलेंट बताना हो तो क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लोगे, इसको नापोगे और इसका हाफ करोगे, तो ये जो रेडियस आएगा ये कौन सा रेडियस आ जाएगा, दिस विल बी आर कोवलेंट। तो एक ही एटम का कोवलेंट और वॉन डेर वाल्स ये रेडियस डिफाइन हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। हाँ कौस्तुभ बेटे, डिफाइन अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ही कर पाएंगे, क्योंकि वही अपन मेजर कर पाते हैं। दैट इज द थिंग दैट वी कैन मेजर। तो इसलिए हम डिफाइन हमेशा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेसिस पर ही करते हैं। तो अब ये दो डायग्राम बना लो दोनों, ठीक है, और इसको लिख लो। राज, वैंडर वॉल्स बेटा, वैंडर वॉल्स, ठीक है। मेटल्स इन ओर बेटा समझा नहीं सुजल, में तुम क्या कहना चाह रहे हो बेटा। वॉन्डरवॉल्स अट्रैक्शन जो है उसमें बस सिमिलैरिटी ये है कि वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन उसी व्यक्ति ने थोड़ा काम किया था, वैंडरवॉल बंदे का नाम है। तो अट्रैक्शन थोड़ी अलग चीज है, ये रेडियस है ना। जल्दी से इसको बना लो, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं मेटालिक रेडियस पर। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। दोनों डायग्राम बना लेना, इंडिविजुअल एटम के और मॉलिक्यूल के। ये कौन शो करता है, वॉन्डरवॉल्स। वॉन्डरवॉल्स नोबल गैसेस का तो देखो वॉन्डरवॉल ही मेजर कर पाओगे कि नोबल गैसेस आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। तो नोबल गैसेस का आपका सिर्फ वॉन्डरवॉल्स रेडियस आएगा। और बाकी जो जैसे F2 है, F2 का कोवलेंट रेडियस था, उसका वॉन्डरवॉल भी आ सकता है। Cl2 का कोवलेंट वॉन्डरवॉल दोनों आ सकता है। आयनिक के केस में नहीं आएगा ये। आयनिक के लिए तो अपन आयंस के रेडियस पढ़ेंगे, वो भी आज आज ही पढ़ेंगे अपन, आयनिक रेडियस अपन डिफाइन करेंगे। बन गया क्या सबका डायग्राम, दोनों बना लिए क्या, लिख लिया क्या सबने। ओके सुजल, वे वो मेटल्स में क्या होगा, अपन मेटालिक रेडियस बोलेंगे उसको अलग तरीके से, ठीक है। सबके रिप्लाई नहीं आए, बट आई एम अज्यूमिंग कि सबने लिख लिया है, क्योंकि सिर्फ यस रिप्लाई आए हैं। अच्छा अब नो भी आ गया है। जल्दी करो जल्दी करो, लिखो लिखो, डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ सारे रेडियस कंप्लीट कर लेंगे, उसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। रेडियस पे काफी ट्रेंड्स बन जाते हैं, काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, और काफी मतलब ट्रेंड्स पढ़ना आज शुरू कर देंगे अपन। और तुम जल्दी करोगे तो काफी कुछ पढ़ भी लेंगे। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम कितनी जल्दी लिखते हो। चलो तो मैं अगला लिखना शुरू करता हूँ। सी इज मेटालिक रेडियस,
C is metallic radius. तो अब जरूरी नहीं है कि दो चीजों के बीच में हमको कोवलेंट बॉन्ड मिले ही मिले. मेटल्स जो होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कम करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, बहुत रेयर कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ एटम्स में कर सकते हैं. तो उनका अपन मेटालिक रेडियस डिफाइन करेंगे. तो मेटालिक रेडियस कैसे डिफाइन होगा, उसको लिखो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस of two closest metal atoms, of two closest metal atoms in the metallic crystal. In the metallic crystal. तो मेटल क्रिस्टल्स मेटल्स के होते हैं. अब मेटल क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो अपन पढ़ेंगे तो आगे जाके, बट सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग उसका ये कि मेटल के एटम किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखे होते हैं. उस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को मेटल क्रिस्टल कहते हैं. तो हम थोड़ा सा अरेंजमेंट बना लेते हैं. हाँ, तो ये इस तरीके से कुछ अरेंज्ड हैं एटम्स हमारे. The atoms are arranged like this. और ये इसके नीचे रखे हुए हैं. तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं. बेटा देखो अक्षरा, तीनों को फाइंड करने का फॉर्मूले से मतलब नहीं. देखो होगा क्या कि डिस्टेंसेस अलग अलग तरीके से आएंगे. जैसे यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं है. कोवलेंट जब हमने डिफाइन किया तो इनमें थोड़ा ओवरलैप था, और वॉन्डरवॉल में थोड़ा गैप ज्यादा होता है, या डिस्टेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं. तो किसका रेडियस हमने निकाला है उसके हिसाब से उसको नाम दे रखा है कि भाई मेटालिक क्रिस्टल का निकाला है रेडियस तो उसको मेटालिक रेडियस कह दिया. अगर वॉन्डरवॉल्स रेडियस निकाला है तो उसको वॉन्डरवॉल्स रेडियस कहा. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमको मिलेगा, लेकिन किस कंडीशन में मिल रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उससे उस वैल्यू पे फर्क पड़ जाता है. तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेटालिक सबसे एक्यूरेट होगा, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेटालिक में भी क्या होता है, आगे चल के तुमको मेटालिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा. आई थिंक तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. मेटल कर्नल्स के नाम सुने आप लोगों ने? मेटालिक कर्नल्स नहीं सुने हैं. तो मेटल्स में क्या होता है कि जैसे सॉलिड है आपके पास, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एटम्स रखे होते हैं. बट ये कह सकते हैं कि यस, मतलब एक्चुअलिटी से बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेगा मेटालिक, ये कह सकते हैं. सर्कल नहीं बन रहे, बनाने तो पड़ेंगे, बना लो यार. सर्कल बनाने में क्या, थोड़े रफ बना लो. मेक अ लिटिल रफ, ऐसे बना लो, मतलब मेक सम रफ सर्कल्स, ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है.
ऐसे बना लो। हाँ हाँ, फ्री हैंड से ही बना लो। नहीं विभा बेटा, वो काम नहीं आएगा। R = R0 × A⁴ नहीं आएगा। ठीक है। तो अब यहां पर, यहां जो डिस्टेंस आएगा, इसको DM कह देते हैं हम। और इस डिस्टेंस को जब हाफ कर देंगे, RM कह देते हैं। तो DM/2 इज RM, मेटालिक रेडियस। तो ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, अल्टीमेटली काम अपने को आगे चल के ट्रेंड आने वाले हैं। जय बेटा, अपन लोग सीखेंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड की डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती है, रेडियस पे नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियसेस, बट वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे मेजर करना है। अरे विभा, वैसे कैसे हो सकता है कि स्क्रीन नहीं बढ़ रही है आगे? लो, ये बढ़ तो रही है स्क्रीन, कैसी बात कर रहे हो? जी बेटा, अभी तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है। पीरियडिक में किसी का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपन देख लेंगे। यहां तक लिख लिया कि सबने? बिल्कुल, इनमें आपसे ट्रेंड के सवाल आएंगे, ये लिख लो जल्दी से। ट्रेंड्स पे हमको काम करना है, बट हम ट्रेंड पढ़ने से पहले रेडियस कैसे कैसे डिफाइन होते हैं ये पढ़ना जरूरी था। तो वो हमने पढ़ा है। आयनिक रेडियस भी डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, तो जो गिवन डिस्टेंस होगा उसका हाफ करना है हमको, तो बस और कुछ नहीं करना है। राम बेटा, वो जो तुमने रेडियस का फॉर्मूला बोर मॉडल में पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? तो वो यहाँ नहीं काम आएगा। हाँ, सबके लिए सेम आएगा। अब ये डिस्टेंस तुम यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सब में सेम आने वाला है। दिस डिस्टेंस विल बी सेम इन ऑल द केसेस। यहाँ पे या ऐसे टेढ़े में निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, हो गया? लिख लिया सबने? नहीं, करो करो, जल्दी करो। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर हाइपोथेटिकली, वैसे तो हमको नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी एक ही एलिमेंट के तीनों रेडियस निकाल सकूं, तो फॉर एनी गिवन एलिमेंट, फॉर एनी गिवन एलिमेंट, रेडियस वॉन्डरवॉल, रेडियस मेटालिक और रेडियस कोवलेंट में क्या ऑर्डर आएगा? रिलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या रहेगा? कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा? वॉन्डरवॉल सबसे बड़ा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सो द ऑर्डर विल बी डिक्रीजिंग। नॉर्मली हमको एक ही एलिमेंट के तीनों रेडियस नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स मिलते नहीं है जो कोवलेंट बॉन्ड भी शो करें और मेटालिक बॉन्डिंग भी शो करें। बट अगर थियोरेटिकली बात करना चाहें, हाइपोथेटिकली बात करना चाहें, तो कोवलेंट रेडियस विल बी स्मॉलेस्ट एंड वॉन्डरवॉल्स विल बी लार्जेस्ट। लिख लिया? ओके। अब हम आयनिक रेडियस डिफाइन करते हैं और यहां पर से कुछ सवाल करना शुरू करेंगे जैसे हमसे पूछे भी जाते हैं। तो डी इज आयोनिक रेडियस। उसमें लिखो व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम, लिखो लिखो, डाउट आ गया मेरे को, किसी ने कुछ पूछा है, बट अभी लिखवा दो उसके बाद बताता हूँ। व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम loses an electron, it converts to a cation.
it converts to a cation. विभव बेटा, आई थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम एट योर एंड, क्योंकि यहाँ तो सब सही दिख रहा है एंड आई गेस बाकी बच्चों को भी स्क्रीन सही दिख रही है ना? दिस शुड बी सम प्रॉब्लम एट योर एंड विभव. ओके, तो लिखो. अमन पूछ रहा है कि सर वॉन्डरवॉल मेटालिक से बड़ा कैसे आया, समझ में नहीं आया. डायग्राम देख के नहीं समझ में आएगा? मतलब मेरे को लगा तो ऑब्वियस हो गया यार. डायग्राम में दिख तो रहा है कि अगर मेटालिक इस तरीके से बन रहा है और वॉन्डरवॉल इस तरीके से बन रहा है, तो डिस्टेंस किस में बड़ा आएगा, मेटालिक में कि वॉन्डरवॉल में? क्यों मन? तो आ गया. सही है, चलो वॉन्डरवॉल में बढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल. गुड गुड गुड. चलो, तो आयनिक की बात कर रहे थे, तो मैं तुमसे सवाल पूछने वाला था. वैसे तो मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा, बट लिखवाने से पहले तुमसे पूछ लेता हूँ. अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, किसी का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो उसका साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बाहर वाला, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक कम हो गया, तो साइज बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कम हो जाएगा. बेटा क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ना, क्यों चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए बताओ? आपके पास न्यूक्लियस था और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे. पहले दो घूम रहे थे तो कुछ जेड इफेक्टिव था, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, सिग्मा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? पहले ही बताया था ना मैंने. बढ़ेगा भाई, सिग्मा कम हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया. याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गए, जेड इफेक्टिव बढ़ गया. जेड इफेक्टिव बढ़ गया यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन था उस पर ज्यादा आ गया, तो वो ज्यादा ताकत से खींचेगा. इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन और थोड़ा पास आ जाएंगे. तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. तो इसको एज अ फैक्ट हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन is smaller than the radius of neutral atom. For same एलिमेंट, एक ही एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो कैटायन हमेशा छोटा बनेगा. एग्जाम्पल, अगर आपको कंपेयर करने को बोला जाए Na और Na प्लस, तो क्या करोगे? कौन बड़ा है, Na या Na प्लस, कौन बड़ा है? सोडियम है ना. न्यूट्रल एटम इज लार्जर. अच्छा, अगर मैं आपको और कंपैरिजन को दे दूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस वन, एल्यूमिनियम प्लस टू और एल्यूमिनियम प्लस थ्री, तो इन दोनों में कौन बड़ा है ये तो बता ही सकते हो तुम. एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस में कौन बड़ा है? एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम इज लार्जर, ठीक है. उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस टू में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है? एल्यूमिनियम प्लस बड़ा होगा, ये सबको समझ में आता है कि एक और इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो साइज और छोटा हो जाएगा. पक्का? गुड, वेरी गुड वेरी गुड. तो जितने इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे साइज उतना छोटा होता जाएगा. यानी कि हम लिख सकते हैं कि रेडियस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ऊपर को, रेडियस ऑफ कैटायन is inversely proportional to positive charge, is inversely proportional to positive charge. जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे
साइज उतना छोटा होता जाएगा या रेडियस उतना छोटा होता जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे साइज उतना श्रिंक होता जाएगा। बिल्कुल। और बीच में एक डाउट आया था, किसका डाउट आया था? प्रेशा का कि एटम का रेडियस मेटालिक होगा, कोवेलेंट या वॉन वन। तो जनरली बेटा क्या होगा, मेटल्स होंगे तो उनका मेटालिक रेडियस होता है, वरना फिर कोवेलेंट या वॉन्डरवॉल हो सकता है। जैसे हीलियम और हीलियम प्लस को कंपेयर करेंगे तो वॉन्डरवॉल रेडियस कंपेयर किया, लेकिन सोडियम और सोडियम प्लस को कंपेयर कर रहा है तो मेटालिक रेडियस कंपेयर कर रहा है ना। एनाइंस के साथ भी देखते हैं, अभी अपन करवाता हूँ मैं, चिंता मत करो, एनाइंस पर भी आ रहे हैं, वो तुमसे फिर पूछूंगा मैं, फिर उसके बाद लिखूंगा। यहां तक लिख लिया सबने? ओके। परिना बेटा, हाँ ये कह सकते हैं कि कैटायन अगर है तो उसका रेडियस फिर सबसे छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑल दी अदर। बिल्कुल। राम वॉन्डो, मैंने अभी आपको कहा कि देखो सब में सारे रेडियस होते नहीं है, हमने इसलिए अलग अलग डिफाइन करे, क्योंकि किसी केस में हम वॉन्डरवॉल कैलकुलेट कर पा रहे थे, किसी केस में मेटालिक कैलकुलेट कर पा रहे थे, किसी केस में कोवेलेंट कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसलिए हमको डिफाइन अगर करने पड़े। अगर हम सब में सारे रेडियस निकाल सकते तो किसी एक टाइप के रेडियस को डिफाइन करते। अगर सब में कोवेलेंट रेडियस मिल जाता तो फिर वॉन्डरवॉल डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, या मेटालिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। तो मिलता नहीं है हमको। खैर, अभी जो ज्यादा काम की बात है वो ये कि अगर एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बनाता है। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हेन न्यूट्रल गैसियस एटम gains an electron, comma, it converts to an anion. It converts to an anion. Full stop. तो रेडियस ऑफ एनायन बड़ा होगा या रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा होगा? तो सारा बेटा आपसे बोला नहीं जाएगा ऐसे कि आपको सोचना नहीं है कि ये रेडियस कौन सा है, कि वॉन्डरवॉल कंपेयर कर रहे हैं कि कोवेलेंट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो ये बताना है जो मैं अभी पूछ रहा हूँ, कि भाई इसका अगर वॉन्डरवॉल और इसका भी वॉन्डरवॉल है तो आपको तो इन जब कंपेयर कर रहे हैं तो सिमिलर कंपेयर कर रहे हैं। हाँ भाई, किसका बड़ा आएगा? आंसर आने लगे थे मेरे पास। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एनायन बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। Radius of anion is greater than radius of neutral atom. Example, Cl और Cl नेगेटिव में कौन बड़ा है? O2 नेगेटिव, O नेगेटिव और O में क्या ऑर्डर आएगा? Cl माइनस बड़ा है। एनायन की जगह कैटायन क्यों होगा? बेटा कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनायन बनता है ना, कैटायन थोड़ी बनता है। कैसी बात कर रहे हो? कैटायन तो होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। हाँ, Cl नेगेटिव बड़ा है, और O2 माइनस O माइनस में कौन बड़ा है? O2 माइनस, बिल्कुल, और O माइनस। तो गैशियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकेला एटम तो तभी होगा जब वो गैशियस होगा। अगर वो गैशियस स्टेट में नहीं हुआ, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हुआ, तो इंडिविजुअल एटम नहीं होगा। तो इंडिविजुअल एटम आइसोलेशन में ही मिलता है हमको, इसलिए हमने गैशियस एटम को कहा है। ओके। तो अगर अब किसी चीज का कैटायन भी बनता है, एनायन भी बनता है, तो हम एक बात और कह सकते हैं, इसको नोट करके लिख लेते हैं, ये चलो स्टेटमेंट की तरह लिख लेते हैं। ऑल्सो साइज ऑफ cation is smaller than atom is smaller than anion
for any given element. Example, h plus h और h माइनस को कंपेयर करना है, i प्लस i और i माइनस को कंपेयर करना है। क्या ऑर्डर आने वाला है? क्या ऑर्डर आएगा? इंक्रीजिंग, है ना। पहले वाले में सबसे छोटा कौन है? फर्स्ट में सबसे छोटा कौन है? अगर इसको मैं फर्स्ट कहता हूँ तो सबसे छोटा कौन है? h प्लस, बिल्कुल। तो h प्लस इज स्मॉलर देन h इज स्मॉलर देन h माइनस, i plus is smaller than I is smaller than I minus. This will be your trend. तो हर्ष बेटा उसको अपन ऐसे लिखेंगे कि साइज ऑफ एनायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उतना साइज ज्यादा हो जाएगा। लिख लो, मैं उसके नीचे लिखवा दूंगा आपको कि रेडियस ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लिख लिया यहां तक सबने? तो उसके नीचे बस लिख दो कि रेडियस ऑफ anion is proportional to, directly proportional to नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रेडियस उतना बड़ा हो जाएगा। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटम के रेडियस अगर कंपेयर करने हो तो हम किन किन फैक्टर्स को देख के कंपेयर करेंगे। साइज, तो मुझे ये बताओ बच्चों, शेल नंबर अगर बढ़ाते जाएं, जैसे सोडियम से हम पोटेशियम गए, पोटेशियम से रुबिडियम गए, रुबिडियम से सीजियम गए, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल नंबर बढ़ रहा है। जैसे सोडियम में आउटर मोस्ट शेल नंबर 3 था, पोटेशियम में 4 हो गया, रुबिडियम में 5 हो गया। तो साइज के साथ क्या होगा? एटम के साइजेस के साथ क्या होगा? बड़े होंगे, बिल्कुल। तो साइज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। अगर शेल नंबर बढ़ाते जाते हो तो साइज भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, जेड इफेक्टिव का क्या होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज का क्या होगा? जेड इफेक्टिव याद रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होता है जेड इफेक्टिव। तो अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज का क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिल्कुल। अभी देखा था अपन ने, केटाइन बनाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, यानी इनवर्स चल रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ओके। अच्छा, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्शन, बढ़ाओगे तो साइज का क्या होगा? सिग्मा बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो साइज का क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे अपन ने देखा था, तो उसको भी लिख लेते हैं। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर एक चीज आएगी बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, जो अपन लोग बॉन्डिंग में पढ़ेंगे।
तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गए तो साइज छोटा होगा, कोवलेंट साइज की बात हो रही है, इसको अपन सीखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ इस बात को, कहने का मतलब क्या है। तो इतना थोड़ा सा तो बता सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ इस बात को कि इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स से क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर रेडियस नहीं है बेटा, मैं बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। लिख लिया कि सबने? बिल्कुल सही बात है प्रेशा, बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला हूँ कि दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतना दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतने वो पास आते जाएंगे। जैसे देखो, अभी इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है, है ना, देर आर नो बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू, दूर दूर है। अब मान लो इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है, कुछ ओवरलैपिंग होगी। इफ देर इज अ सिंगल बॉन्ड, लेट्स से देर इज ए सिंगल बॉन्ड ए, लेकिन सुनो 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 तो सही सुनो, अभी तुम लोगों को इमेजिन कराता हूं मैं। अभी मान लो इसी की जगह दो बॉन्ड बन जाए, ए और ए में डबल बॉन्ड हो जाए, तो दो दो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, डबल ओवरलैप हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एटम और पास पास आएंगे, ज्यादा डबल बॉन्ड बन गए तो आएंगे या नहीं? बॉन्डिंग अगर डबल हो गई तो स्ट्रांग हो गई वो और पास आएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर ये दोनों एटम जो हैं और भी पास पास चले जाएंगे। तो जितने देर पास आते जाएंगे उतना कोवलेंट रेडियस क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा ना, कम होता जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, देखो, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ाएंगे साइज उतना कम, इनवर्स रिलेशन आएगी, इनवर्स। ठीक है, ये हमने लिखा है, इसको डिटेल में हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि भाई ये एटम पास पास क्यों आते हैं, या डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब हम देखेंगे बॉन्डिंग के अंदर। बट इतना तो हमको समझ में आता है कि जितना बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतने एटम्स पास पास आते जाएंगे, राइट? राज कह रहा है कि रिडॉक्स ऑफ पीरियडिक पढ़ने से पहले कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं पढ़ा? बेटा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पूरे पीरियडिक से पढ़ा है ना। और उसको पढ़ने के लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, पीरियडिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। जितना तुम कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ यूज कर रहे हो उससे ज्यादा यूज तुम प्रॉपर्टीज का करोगे कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाते पढ़ते वक्त, इसलिए पहले पीरियडिक पढ़ते हैं। चलो, तो अब अपन कुछ ट्रेंड्स की बात कर सकते हैं। तो बच्चों ये बताओ, लिथियम से सीजियम आते वक्त साइज का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? साइज इंक्रीजेस, वेरी गुड, साइज इंक्रीजेस। और लिथियम से फ्लोरीन जाने पर क्या होगा साइज का? डिक्रीज। देखो इधर क्या हो रहा है, इधर साइज डिक्रीज होगा, क्यों होगा? देखो शेल नंबर तो कांस्टेंट है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त शेल नंबर 2 ही है लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसलिए साइज कम हो रहा है। टॉप टू बॉटम जाते वक्त क्या हो रहा है कि शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रहा है। तो ये जनरल ट्रेंड है, ये फॉलो होगा, इसके बेसिस पे हम। अच्छा एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन लिखा है, नियॉन नहीं लिखा, है ना।
ये याद रखना, नियॉन क्यों नहीं लिखा वो भी बात करते हैं, ठीक है। प्रेशा बेटा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने नोबल गैसेस नहीं लिखे हैं, देयर इज अ रीजन। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उसको पता होगा क्यों नहीं लिखा है। अभी मैं थोड़े सवाल करा दूं या ट्रेंड्स लिखा दूं तो वो बात आ जाएगी। तो ये लिख लिया सबने, तो हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लें। हाँ तन्वी बेटा सही बात है, करण बिल्कुल सही बात है। लिथियम से फ्लोरीन में सिग्मा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिग्मा के साथ साथ जेड भी इंक्रीज हो रहा है। सिग्मा को आप तभी अकेला लोगे जब जेड सेम हो, ठीक है। सिग्मा का इफेक्ट सिर्फ तब देखा जाएगा जब जेड सेम हो, और उसमें भी जेड इफेक्टिव देखोगे तो बेटर रहता है। जेड इफेक्टिव इज अ बेटर ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है बट जेड भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। चलो तो बच्चों एक ऑर्डर लिखते हैं अपन, ये तो आप आसानी से बता ही सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, है ना, ये ग्रुप में है। और कुछ बात कर लेते हैं, ग्रुप में है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ऑर्डर आएगा? अरे डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, इंक्रीजिंग होगा, है ना। और किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप टू की बात कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें क्या आएगा? इंक्रीजिंग ही आने वाला है, सही बात है। और किसका लिख सकते हैं, और किसी का लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये भी इंक्रीजिंग आएगा, राइट। तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो। लेफ्ट टू राइट की बात भी कर लेते हैं अपन। पीरियड्स की बात करें अगर, तो आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। दिस इज इन पीरियड्स। पीरियड्स में अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो क्या ऑर्डर आने वाला है? डिक्रीजिंग। चलो तुम कह रहे हो इसलिए बना रहा हूं मैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आखिरी में भी डिक्रीजिंग बना दूं क्या? यहां भी ऐसे बना दूं क्या? फ्लोरीन टू नियॉन नहीं, फ्लोरीन टू नियॉन इंक्रीजिंग बना दूं? क्यों बना दूं फ्लोरीन टू नियॉन इंक्रीजिंग, कोई बताएगा? नियॉन इज द बिगेस्ट, बात तो सही है, नियॉन इज द बिगेस्ट। क्यों लेकिन, ऐसा क्यों? नोबल गैस आ गई तो क्या हो गया? नोबल गैस आ गई तो क्या होगा? दो तीन लोगों ने जवाब सही दिया है। स्टेबल नहीं बेटा, देखो वही वाली बात है कि यहाँ पे अपने को वॉन डेर वाल्स रेडियस ही मिल पाता है, बाकी रेडियस नहीं मिल पाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो यहाँ तो लगभग सभी में हमको कोवेलेंट रेडियस मिल जाता है लगभग। बेरिलियम और लिथियम में मेटालिक मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ क्या दिक्कत होती है, यहाँ कोवेलेंट नहीं होता, मेटालिक नहीं होता, यहाँ होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो हमने देखा था वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है वो जनरली बिगर आते हैं। तो बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल्स रेडियस मेजरमेंट नियॉन कम्स टू बी लार्जर, ठीक है। क्योंकि नियॉन का वॉन डेर वाल्स रेडियस नापा जाएगा इसलिए नियॉन बड़ा आएगा। बाकी सबके कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस नापे जाते हैं तो वो थोड़े छोटे ही आते हैं। दैट इज द रीजन। यस, लिथियम इज द नियॉन इज द लार्जेस्ट ड्यू टू वॉन डेर वाल्स रेडियस। तुम लिख लेना इसको यहाँ पे, इसके ऊपर लिख लेना ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि उसका वॉन डर वाल्स रेडियस मिलेगा इसीलिए उसको बड़ा लिखना ही पड़ेगा। लिख लिया? तो हाइड्रोजन और हीलियम में कौन बड़ा होगा बताओ मेरे को।
which will be larger between hydrogen and helium? Just a second. कौन बड़ा होगा? हीलियम. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. हीलियम will be larger. तो हाइड्रोजन इज स्मॉलर देन हीलियम. ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. वॉन्डरवॉल की वजह से, अगेन ड्यू टू वॉन्डरवॉल्स रेडियस. ठीक है, ड्यू टू वॉन्डरवॉल्स रेडियस. बिल्कुल. लार्जेस्ट साइज ओजी की, हाँ मतलब अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 118th एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज तो उसकी हो जाएगी. बिल्कुल. वरना अभी के लिए फ्रांशियम को लार्जेस्ट मान सकते हैं इन द प्रीडिक्ट टेबल. लिखा सब लोगों ने? ओके. तो मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ लूं, या चलो एक तो नोट लिखवा देता हूं उसके बाद. तो तन्वी बेटा, जनरल वॉन्डरोल मेजर तो हो सकता है, बट उनको अपन वॉन्डरोल मेजर नहीं करते हैं. नोबल गैसेस में तो अपनी मजबूरी हो जाती है कि अपने पास ना कोवेलेंट रेडियस मिल सकता है ना मेटालिक रेडियस मिल सकता है. तो मजबूरी में अपने को क्या करना पड़ता है? वॉन्डरोल्स रेडियस ही लिखना पड़ता है. क्या हुआ प्रेशर बेटा, कहीं जाना है क्या? हाँ, नियॉन विल बी लार्जर देन लिथियम. लार्जेस्ट इन देयर पीरियड लिख सकते हो, ऐसे लिख लो. दे आर लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. ठीक है, ऐसे लिख लो, नीचे लिख लो. तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, हमने कब मना किया? हम तो ये कह रहे हैं कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाते वक्त फ्लोरीन तक कम हुआ फिर बढ़ गया, उसको अरेंज करना हो प्रॉपरली तो नियॉन को यहाँ ला के रखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. तो कर देंगे हमने. ये कहने का मतलब है कि फ्लोरीन से बड़ा है, इसका कहने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बाकी सबसे छोटा हो गया. ठीक है, चलो बस मैं एक नोट लिखवा देता हूँ फिर आपको. अच्छा, 245 से क्लास कर रहे हो? अरे रे, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक नोट लिख लेते हैं. लिख लें, एक नोट लिख लें बच्चों, लिख लें क्या? बिल्कुल, आ जाओ. लेट्स राइट अ नोट. लिखो, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, in case of isoelectronic species colon size is inversely proportional to z, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. इनमें से कोई भी चीज यूज करो, आप इसका यूज करके आंसर दे पाओगे. मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि अलग अलग आयन्स भी हैं और वो सेम पीरियड के भी नहीं है, सेम ग्रुप के भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है. तो जैसे आपके पास मान लो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, Mg+2 और Al+3 है. इनका Z अगर आप लिखोगे तो दिस इज 7, 8, 9, 11, 12 और 13, है ना. और इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखोगे, इफ यू राइट इलेक्ट्रॉन्स, तो N3- पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10. O2 नेगेटिव पे भी 10, F नेगेटिव पे भी 10, सब पे 10 इलेक्ट्रॉन है. तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक.
तो अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो जिसमें Z बड़ा उसका Z इफेक्टिव बड़ा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉन एक है तो जिसका Z बड़ा उसका Z इफेक्टिव बड़ा। हाँ या ना? रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। हाँ या ना? है ना? भाई जिसमें Z ज्यादा, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तो सिग्मा सबका बराबर आने वाला है। जिसका Z ज्यादा आएगा उसका Z इफेक्टिव बड़ा आएगा। Z इफेक्टिव बड़ा तो साइज छोटा। बिल्कुल। तो Z जिसका बड़ा उसका साइज छोटा, इनवर्स रिलेशन। या डायरेक्टली कह सकते हो, कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ा। तो इसमें नेट ट्रेंड जो हमारा बनने वाला है साइज का, वो ये बन जाएगा। दिस इज योर ट्रेंड फॉर साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज देखना बहुत ही आसान होता है ना? बहुत ही आसान होता है। बस यही आखिरी चीज मेरे को बतानी थी। एक ट्रेंड आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, इसको आप लोग बता देना। बहुत ही सिंपल रहेगा। P3 - S2 - Cl नेगेटिव, K+Ca+2 और स्कैंडियम +3। ठीक है, चलो आप लोग थक गए आज तो मैं एक्सटेंड नहीं करता हूँ। नहीं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स सेम नहीं होते। आइसोस्टर्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। तो आइसोस्टर्स हैव एन एक्स्ट्रा कंडीशन, तो देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक लिख लो आज की क्लास, फिर हम यहाँ रोक लेते हैं। रोक लें? ठीक है, ओके।